हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आपका जोश मीटर कैसा है यार, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वेलकम टू द चैनल। ये चल रही है योदा सीरीज, जहाँ क्लास 10th के लिए साइंस मैथ्स दोनों के लिए पीवाईक्यूज है एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है। हर एक चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज, चाहे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया है जो भी पिछले ईयर्स में पूछे गए होंगे। पिछले 5 6 7 8 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैंने उसे इंक्लूड किया है। आज वैसे हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचोगे कि वीडियो क्यों देखूँ। वीडियो इसलिए देखिए कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज है ना। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप पॉज कीजिए, आंसर खुद दीजिए एंड चेक कीजिए कि यार 50 क्वेश्चन है तो मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों देखें यार, तो आपके लिए एज अ रिवीजन सीरीज काम करेगी कि यार क्वेश्चन के थ्रू जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हमें पता रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो आए हुए थे तो इस टॉपिक से इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उससे टॉपिक तो समझ आ ही रहा है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी समझ में आ रहा है ना। तो काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या इस सीरीज़ की या बाकी किसी भी सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे 1 तारीख से 2025 1 जैन से वहां पर डॉक्यूमेंट्स डाले जाएंगे, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज, योदा सीरीज। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा, है ना। इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? इस ऑर्गेनिज्म को आप हाइड्रा के नाम से जानते होंगे। चलिए, इस हाइड्रा में कौन सा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ए फ्रेगमेंटेशन, बी मल्टीपल फिजन, सी बडिंग और इट इज डी बाइनरी फिजन। सबसे पहले जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स होते हैं इसके, चाहे वो फिजन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और उसमें से बडिंग भी एक टाइप है। अब बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक पार्ट ग्रो हो रहा होता है, बर्ड ग्रो हो रहा होता है, एंड धीरे धीरे जब वो कंप्लीटली डेवलप होता है तो वो डिटैच हो जाता है। नाउ इट इज जेनेटिकली सिमिलर और एक आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म आपका बन जाता है। एंड इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को आप बडिंग बोलते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म आपको दिया गया है और इसके अगर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक बर्ड डेवलप होगा, धीरे धीरे जब ये डेवलप होगा, इसके स्टेजेस हैं कि एक बार कंप्लीटली डेवलप होता है, इसके टेंटिकल्स आ जाते हैं, देन ये क्या करता है, डिटैच करता है और आपको एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, बडिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असर्शन एंड रीजन है। असर्शन एंड रीजन के लिए फंडा सिंपल रखो। असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एंड ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा, करेक्ट रहेगा। असर्शन का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, रीजन का स्टेटमेंट क्या है? सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन ज़ाइगोट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो वहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे दोनों क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। और मेल में ये क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट रहेगा कि ह्यूमन में परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है। यानी कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। अब यहाँ पर रीजन का स्टेटमेंट मैं देखता हूँ कि जो सेक्स क्रोमोसोम मेल कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट में, वो डिसाइड करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। सही बात है, क्योंकि दोनों ही केसेस में एक्स और एक्स फीमेल कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अगर मेल ने एक्स कंट्रीब्यूट किया है तो दैट इज बेबी गर्ल, बट अगर मेल ने वाई कंट्रीब्यूट किया है, वाई क्रोमोसोम, तो आपको क्या मिलेगा? बेबी बॉय। यानी कि जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसका सेक्स किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रोमोसोम आपका फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो एक्स करेंगे तो इट इज बेबी गर्ल, अगर वो वाई करेंगे तो इट इज बेबी बॉय। यानी कि यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट रीजन का स्टेटमेंट ये स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा कि क्यों
आपके जो फीमेल होती है वहां पे परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर असर्शन का जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, रीजन का जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड माउल्ड, इन द ब्रेड माउल्ड द स्ट्रक्चर्ड लेबल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर ए हाइफियन स्पोर, बी रूट एंड स्पोरेंजियम, सी हाइफी एंड स्पोरेंजियम और डी रूट एंड स्पोर। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज हाइफी, यानी कि ए वाला पार्ट हो गया आपका हाइफी और बी वाला पार्ट हो गया आपका स्पोरेंजियम, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ब्रेड माउल्ड, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए ईस्ट, बी लेशमेनिया, सी पैरामीशियम, डी प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात होगी, फिजन होता क्या है। फिजन में क्या होता है, ये ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवाइड होता है दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में। अगर दो ऑफस्प्रिंग्स में हो रहा होता है तो दैट इज बाइनरी फिजन, और दो से ज्यादा में हो रहा होता है दैट इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन आपने अमीबा में देखा होगा, और मल्टीपल फिजन आप कहाँ देखते हैं, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। क्या ये चीज सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन इज आर ए पेटल्स एंड सेपल्स, बी एंथर एंड स्टिग्मा, सी पेटल्स ओनली, डी स्टिग्मा ओनली। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि कौन सा पार्ट फ्लावर का होता है जो कि अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कलरफुल पार्ट जो कि हो गया आपका क्या, पेटल्स। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द प्लांट्स that can be raised by method of vegetative propagation are A sugarcane, roses, grapes, B sugarcane, mustard, potato, C banana, orange, mustard और it is D papaya, mustard and potato। हम उन प्लांट की बात कर रहे हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रेज कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, लीव हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ऐसे पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स। ये आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ zygote is formed by the fusion of male gamete and female gamete. The number of chromosome in the zygote of a human is, okay, ह्यूमन जाइगोट जो जाइगोट बनता है उसमें, ह्यूमन जाइगोट नहीं जो जाइगोट बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ए 23, बी 44, सी 46, डी 92। अब एक चीज समझिए, जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो मेल गैमेट कितने क्रोमोसोम लेकर आता है, 23, फीमेल गैमेट कितने क्रोमोसोम लेके आते हैं, 23। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपका क्या बनता है, जाइगोट, उसमें कितने होंगे, टोटल 46। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी दैट इज 46। अब जो ये 23 लाते हैं, ठीक है, टोटल 46 होते हैं, उसमें 22 जो होते हैं दैट इज ऑटोसोम सेम होते हैं, एक जो हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम, एक जो हो जाएगा वो सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लासेंटा इज A, it is a disc embedded in the uterine wall, okay, it contains villi on the embryo side of the tissue, C, it has a very small surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo, okay, D, the embryo get nutrition from the mother's blood through it। देखिए प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहीं से रिमूव होता है, तो उसके लिए वी हैव प्लासेंटा इन मदर्स बॉडी, ठीक है, जिससे आपके जो ऑफस्प्रिंग है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, है ना। वहीं अगर बात करेंगे कि कैसा होता है, तो ये एक डिस्क होता है जो कि यूट्रिन वॉल में एम्बेडेड होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें विलाय होती है ना, विलाय भी होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। गलत क्या है, गलत ये है कि इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन में आपको केयरफुली यहाँ पर ये देखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। बच्चे अक्सर क्वेश्चन देखते नहीं हैं, फटाफट कुछ भी करने के चक्कर में वो करेक्ट वाले स्टेटमेंट को देखा, अच्छा पहले वाला करेक्ट है, फर्स्ट करके आगे बढ़ लिए कि अरे अच्छा हो गया यार, मैं तो अब जल्दी से पेपर खत्म कर लूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आप बोर्ड एग्जाम जल्दी खत्म करने नहीं जा रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10th में 98% लाने के लिए। तो आपको क्या चाहिए, जल्दीबाजी की मिस्टेक या धैर्य का फल? अगर धैर्य का फल चाहिए तो शांति से पेपर कीजिए, जितना टाइम है यूटिलाइज कीजिए, प्लान कीजिए। कभी कभी प्लानिंग फेल होती है तो बीच में वापस से रीप्लान कीजिए कि अब मेरे पास इतना टाइम है, इतने क्वेश्चन है, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करूंगा, है ना। तो ये जो पूरा 3 घंटे होता है ना, ये 3 घंटे का एक गेम मान के चलिए कि आपको इसमें हर एक सेकेंड वापस से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं सही जा रहा हूं, एंड फिर ही आप इसे कॉन्क्योर कर सकते हैं। इट इज नॉट कि आप गए लिखा आ गए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन उलझा देता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, देन यू हैव टू रीप्लान अगेन कि यहां से मैं क्या करूं, कैसे अटेंड करूं, अदरवाइज क्या होगा, पेपर छूट जाएगा, है ना। सो यूज दिस देन दिस। सिर्फ इसको तेजी से करने से कुछ नहीं होता, इसको यूज करो। कुछ क्वेश्चन है चार्ट फॉर्म में आंसर लिख दिया, 5 मार्क्स का था, 3-4 मिल गए, है ना, 1 मार्क लूज हुआ। अब अगर पूरा लिखने जाते तो 7-8 मार्क्स का छूट जाता, है ना। तो जो लॉस हो रहा है उसको कम करने पे ध्यान दो। इफ इट इज गारंटीड कि इट इज अ लॉस, देन ट्राई करो कि मिनिमाइज दैट लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरह लग रहा होगा, बट नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी। आगे बढ़ते हैं। असेशन रीजन है, अगेन असेशन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ओके। रीजन, asexual reproduction involve a single parent। asexual reproduction I have already explained कि ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि भैया एक ही ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया हुआ है, तो काइंड ऑफ वो जेनेटिकली सिमिलर होना वाजिब भी है। यानी कि असर्शन का स्टेटमेंट सही तो है, रीजन का स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन जो रीजन का स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट के एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो होगा दैट इज करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर है? एक और असेशन रीजन कर लेते हैं। यहाँ असेशन क्या कह रहा है, offspring produced by sexual reproduction is likely to adjust better in environmental fluctuation, okay। During the fusion of gamete there is mixing of genetic material from two parents। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, both A and R are correct and R is correct explanation of A। B, both A and R are correct but R is not correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके दोनों ही पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आता है, कंबाइन होता है, एंड एक न्यू जेनेटिक मटेरियल बनता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वहां पर वेरिएशन ज्यादा होगा। अगर वेरिएशन ज्यादा होगा तो सर्वाइवल चांस ज्यादा होगी, यानी कि एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन को विथस्टैंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर असेशन का स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, रीजन का स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, और जो रीजन का स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। The organism in which an outgrowth on the parent body develops into a new individual। यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? क्या वो अमीबा है, क्या वो पैरामीशियम है, क्या वो राइजोपस है, क्या वो ईस्ट है? देखिए अमीबा में हमने देख लिया था कि यार वहाँ पे फिजन हो रहा था, है ना। राइजोपस में भी मैंने देख लिया था स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था। ईस्ट में आपका क्या हो जाएगा, वो बर्ड डेवलप होगा। तो ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बर्डिंग हो रही होगी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। Select the incorrect match between the plant and its vegetative part from the following: Bryophyllum, leaf, okay; potato, stem, done; money plant, stem, okay; rose, root। रोज का क्या होगा भैया? रोज का भी स्टेम ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है ना। दैट इज द इनकरेक्ट मैच। रोज का स्टेम के साथ होना चाहिए, रोज का वेजिटेटिव पार्ट स्टेम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम in parents and offspring of a particular species remains constant due to doubling of chromosome after zygote formation, doubling of chromosome after gamete formation, halving of chromosome after gamete formation, or halving of chromosome
ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि स्पर्म आ रहा है 23 क्रोमोसोम, उसमें 23 ओवा में फ्यूज हुए, टोटल 46, बट मेल में टोटल कितने थे 46, लेकिन जब वो आ रहा था तो यहाँ से हाफ आया और यहाँ से भी हाफ आया और कंबाइन होके जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो बन गया, दैट इज 46। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। प्लांट विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर यू हैव अ मेल पार्ट, आइदर यू हैव अ फीमेल ऑर्गन। ओके, आइदर यू हैव अ मेल ऑर्गन, आइदर यू हैव अ फीमेल ऑर्गन, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो जाएंगे इसमें? मस्टर्ड या पपाया, हिबिस्कस या वाटरमेलन, मस्टर्ड या हिबिस्कस या वाटरमेलन एंड पपाया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरमेलन एंड पपाया, यानी कि ऑप्शन डी, जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। The bacterial and the viral infection that may cause due to unsafe sex respectively are what's an HIV/AIDS, B gonorrhea and syphilis, C gonorrhea and HIV/AIDS, D syphilis and warts। यहाँ पे एक चीज समझिए, जो गोनोरिया होता है, पहली बात चारों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, वॉट्स किससे होता है? वायरस से, HIV वायरस से, साइफिल्स वायरस से, यानी कि यहाँ बैक्टीरिया और किससे पूछा गया था? वायरस से। तो एक तो गोनोरिया है, बाकी दोनों में है ही नहीं बैक्टीरिया वाले, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे गोनोरिया एंड HIV/AIDS भी हो सकता है और गोनोरिया एंड साइफिल भी हो सकता है, तो बोथ बी एंड सी कैन बी योर आंसर, राइट? बोथ बी एंड सी कैन बी योर आंसर। चलिए यहाँ पे दोनों ही होंगे यार, गोनोरिया एंड साइफिल भी होगा और गोनोरिया एंड HIV/AIDS भी होगा, है ना? बोथ कैन बी योर आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इज लेशमेनिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब यार अगर मैं यहाँ देखता हूँ, फर्स्ट तो क्या होगा? पहला स्टेज तो फर्स्ट ही होगा, है ना? बट आप यहाँ देखोगे कि अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है, तो फिर उसके बाद सेकंड, फिर ये डिवाइड हो चुका है, देन थर्ड, देन अब ये सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है, देन फिफ्थ, अब ये सेपरेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, देन इट इज फोर्थ। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिफ्थ फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी जो होगा आपका सही है। फर्स्ट सेकंड, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ। ओके, फर्स्ट सेकंड नहीं है यार, ओके, ये एक गलती हो गई थी यहाँ पे, ये फर्स्ट थर्ड था, ओके, तो ये नहीं होगा, दैट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट थर्ड होना चाहिए था, यहाँ पर एक गलती थी, हमने बोला सही था बट लिखने में थोड़ी गलती हो गई। फर्स्ट के बाद हमने इसको बोला था, तो फर्स्ट थर्ड होगा, देन सेकंड होगा, देन फिफ्थ होगा, देन फोर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली X, Y, Z एंड विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रूट में कौन सा पार्ट डेवलप होता है आपका? ठीक है, वो याद रखना है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे और यहाँ देखोगे, तो जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है। तो X में है, Y में है, यानी कि X और Y जो होगा वही फ्रूट में डेवलप होगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। अगेन द लॉजिक विल बी सिंपल, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो देन ऑप्शन को चूज करना है। When a bacterium divides into two and the resultant two bacteria divide again, the 4 bacteria produced will almost similar. Okay, perfect है। रीजन का स्टेटमेंट, DNA copying involves small inaccuracies in the reproduction process। अब यहाँ पे चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सोचने वाली ये बात है कि जो डीएनए कॉपिंग में एरर होती है उसके कारण जो स्लाइट वेरिएशन आते हैं, परफेक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट सही है। असर्शन का भी स्टेटमेंट सही है कि जो बैक्टीरियम है 2 में डिवाइड होगा, वो 2 बाद में 4 में डिवाइड होंगे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ये भी सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक चीज सोचिए, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? रीजन क्या कह रहा है? रीजन ये कह रहा है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वहां पर एरर है, बट उस एरर के कारण जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो, वो तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना उस बात को, तो ये रीजन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यानी कि इंडिविजुअली दोनों सही है, बट ये स्टेटमेंट जो है रीजन वाला, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डिपेंड्स ऑन फादर एंड नॉट ऑन मदर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम। थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू में डिस्कस किया था हमने कि मदर की अगर मैं बात करता हूं तो मदर में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स। अगर फादर की मैं बात करता हूं तो फादर में क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। अगर मदर क्या करेगी, दोनों ही केस में, चाहे वो केस 1 हो चाहे वो केस 2 हो, मदर दोनों ही केसेस में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? एक्स एंड एक्स।
बट अगर फादर का कंट्रीब्यूशन एक्स का आता है, केस 1 बेबी गर्ल। अगर फादर का कंट्रीब्यूशन वाई क्रोमोसोम का आता है, केस 2 बेबी बॉय। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि अगर फादर एक्स देता है गर्ल है, फादर वाई देते हैं बॉय है, डिसाइड कौन कर रहा है? फादर डिसाइड कर रहा है। दैट इज योर डायग्राम, सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a cell reproduces, what happens to its DNA? अगर मान लीजिए सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसके डीएनए का क्या होता है? तो यहाँ पे एक सब बात समझिए कि पहले अगर कोई भी सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है, यानी कि जो डीएनए होगा वो डेवलप होगा, है ना। फिर इक्वल और एक्यूरेट डिवीजन होगा दोनों का इक्वल डॉटर सेल्स में, है ना। एकदम एक्यूरेटली डिवीजन होता है दो डॉटर सेल्स में। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, सीबीएसई 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अ डीएनए इन अ स्पीसीज इज एंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डीएनए, किसी भी स्पीसीज का अगर डीएनए होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्पेशलिटी नहीं स्टेबिलिटी है, वो एंश्योर्ड होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस स्टेटमेंट को मुझे जस्टिफाई करना है। कैसे करूँगा यार? एक चीज़ समझिए, जब आपके गैमेट फ्यूज हो रहे थे, है ना, मायोसिस हुआ, गैमेट जो है आपके फ्यूज हुए, तो वो हाफिंग हो रहा था क्रोमोसोम का कि 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है हाफ हो गए। इसके कारण ये क्या चीज इंश्योर कर रहा है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो ऑस्प्रिंग जो है वो करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर हो, कि भैया 46 हमारे पास 92 नहीं होने चाहिए, 23 यहाँ से आने हैं, 23 यहाँ से आने हैं। तो मायोसिस के दौरान जो ये चीज़ हो रही है कि 23 यहाँ आ रहा है, 23 यहाँ से आ रहा है, तो जो प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो आपके ऑफस्प्रिंग में मेंटेन्ड है। चलिए, अब जो डीएनए कॉपी हो रही है वो भी काफ़ी एक्यूरेट हो रही है। जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, ये आप कह सकते हो जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, उसमें ये इंश्योर होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्यूरेटली कॉपी हो, और जो स्पीसीज जो है उसके जेनेटिक कोड को मेंटेन किया जाए कि भैया जैसा ये है वैसा ये आइडेंटिकल होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि जेनेटिक मटेरियल का जो रेप्लिकेशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर हो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दो वेरिएशन अकर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। भैया होता है ना कि यहाँ से 23 आ रहा है और यहाँ से 23 आ रहा है, नया एक जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, हो सकता है कि वेरिएशन आएंगे भी, लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 50 हो गए, 60 हो गए, 90 हो गए, 92 हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। और क्या सेम रहेगा? जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो भी आपका सेम रहने वाला है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, हाउ कैन द क्रोमोसोम बी आइडेंटिफाई? क्रोमोसोम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्वेश्चन बेसिकली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछना चाह रहा है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन में आपको देखने को मिलता है। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा? वी ऑलरेडी सीन द एमसीक्यू, है ना, जो जिसमें हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लासेंटा के बारे में चूज करनी थी। वहां पे जो ऑप्शन 4 था वो यही बता रहा था कि जो न्यूट्रिशन में कौन हेल्प कर रहा होता है, प्लासेंटा हेल्प कर रहा होता है, उसी के थ्रू मदर्स बॉडी से बेबी को क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलती है। वाई डज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी एवरी मंथ? भैया एवरी मंथ, क्योंकि आपका जो ओवरी होता है वो एग रिलीज करता है। अब मान लीजिए एग फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो वहां पर फिर उसकी नरिशमेंट के लिए, है ना, उसको नर्चर करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन inheritance of different protein will lead to altered body design. B. Fertilization cannot take place in flower if pollination does not occur. सबसे पहले पार्ट ए को टैकल करते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, मान लीजिए आपने डिफरेंट प्रोटीन्स इनहेरिट किए हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, और ये बात एकदम सही भी है। जो प्रोटीन होता है वो बॉडी डेवलपमेंट को, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंट्रोल करता है। यानी कि मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स से डिफरेंट जो प्रोटीन्स है वो इनहेरिट किए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, उसके कारण क्या होगा? वेरिएशन आएगा, डिफरेंट ट्रेट्स आएंगे, बिकॉज जो ट्रेट्स होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज प्रोटीन, है ना। क्लियर है? चलिए, अब ये कहा गया था कि यार फर्टिलाइजेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन क्या होता है भैया? पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, है ना, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन का ट्रांसफर, दैट इज पॉलिनेशन। वो सेल्फ हो सकता है, वो क्रॉस हो सकता है। अब अगर ट्रांसफर हुआ ही नहीं, है ना, ट्रांसफर हुआ ही नहीं, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास गया ही नहीं,
फ्यूजन हुआ ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन के लिए तो मस्ट है कि पॉलिनेशन तो होना ही है ना? बट पॉलिनेशन के लिए मस्ट नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुई। क्लियर है ये चीज़? चलिए, नेम एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स और टू मोड्स ऑफ asexual reproduction observed in hydra. Part 2. What is vegetative propagation? List to advantage of using this technique. देखिए, एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि हाइड्रा में एक तो हम लोगों ने देख लिया था कि हाइड्रा में बडिंग होती है, कि यानी कि एक बर्ड डेवलप हुआ, धीरे धीरे जब वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा देन वो डिटैच हो जाएगा। रीजनरेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक्सीडेंटली कोई एक स्पीसीज है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा ही है ना, वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो गया, काफ़ी पीसेस में डिवाइड हो गया, है ना, एक्सीडेंटली हो गया। तो क्या है, वो जो पीसेस हैं देन उसमें से कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं नए ऑर्गेनिज्म में, दैट इज व्हाट रीजनरेशन। वहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपके दो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि हाइड्रा में होते हैं। एक हो गया बडिंग, दूसरा आपका क्या हो गया, रीजनरेशन। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नया प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है वेजिटेटिव पार्ट से जो पेरेंट प्लांट का है, चाहे रूट हो सकता है, चाहे स्टेम हो सकता है, चाहे आपका लीव हो सकता है ना। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इस टेक्निक का पहला एडवांटेज तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फास्टर रिप्रोडक्शन होता है, कि अगर आपको प्लांट ग्रोथ जल्दी चाहिए तो फास्टर रिप्रोडक्शन यहाँ से हो जाएगा, और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, और जो रिक्वायर्ड ट्रेट है वो रिटेन रहेंगे, है ना। जो आपका ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें जो ट्रेट आपको चाहिए कि रिटेन रहे वो ट्रेट रिटेन रहता है। क्या चीज़ क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा एक जनरल बात कर लेते हैं, एक जनरल डिस्कशन मुझे आप लोगों से करनी थी कि यार पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है ना। सब बोलते हो कि सर पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पीवाईक्यूज़ करने, नहीं करना क्यों। देखो मैं आपकी सीरीज, यार मेरी सीरीज देखो ना देखो, इट डजेंट अफेक्ट वेरी मच टू मी, बट जो चीज़ मुझे अफेक्ट करेगी वो ये करेगी कि यार कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहोगे अगर आप पीवाईक्यू नहीं करके गए। एंड एक कैटेगरी होती है 10 पीवाईक्यू कर लिए, 11 पीवाईक्यू कर लिए, उससे अच्छा मत ही करो। पीवाईक्यू जो आप करते हो उसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि आपको आइडिया दे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। एक सिंपल सी बात समझिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिकेट की, आपको कल खेलना है इंटरनेशनल T20 मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, है ना। अब शुभमन गिल गया अपने घर, रेस्ट ले रहा था, और वो रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था जो कि गली में ही खेल लेते हैं। क्या उस प्रैक्टिस से, रबड़ बॉल से वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, ऐसे नॉर्मल जगह पर खेल रहा है, क्या उससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो भाई मिचेल स्टार्क डालेगा 145 150 की, तो वो चीज़ तो टैकल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो कुछ और ही चल रही थी। ऐसा ही होता है कि जब हम एग्ज़ाम में प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करके गए जिस लेवल का एग्ज़ाम है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा किस लेवल का एग्ज़ाम है? पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ कीजिए 50 60 70 100 जितने कर सकते हो, जितने रिलेवेंट पीवाईक्यूज़ कर सकते हो उतने रिलेवेंट पीवाईक्यूज़ कीजिए, है ना। वरना फिर वही वाली बात होगी, चिड़िया चुग गई खेत, कि यार एग्ज़ाम में आप काश करते रह जाओगे कि काश पीवाईक्यूज़ ये होते, है ना। चलिए, बैक आते हैं सीरीज में, योद्धा सीरीज में। In a germinating seed, which part are known as future shoot and future root? Mention the function of cotyledon. अब यहाँ पर जो germinating seed होता है उसमें जो future shoot होता है that is plumule, ठीक है, प्लूम्यूल होता है, नॉट प्लूम्ब्यूल, प्लूम्यूल होता है जो कि फ्यूचर शूट होता है, और फ्यूचर रूट क्या होता है, रेडिकल होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? कॉटिलेडन का क्या फंक्शन होता है? कॉटिलेडन का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, है ना, न्यूट्रिएंट्स को जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है उसको देता है ना, और सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, इनिशियल ग्रोथ को। क्यों? तब तक सपोर्ट करेगा जब तक कि भैया पौधों में पत्ते वत्ते ना उग जाए। एक बार पत्ते उग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के कैपेबल हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक बार हो गया यानी कि सिंपल सी बात है, प्लांट अपना खाना खुद बना लेगी, तब तक ये कॉटिलेडन जो है वो सब हेल्प करता रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Some unicellular organisms such as Plasmodium and Leishmania differ in the manner in which they reproduce. Okay, name and explain the reproductive process taking place in them. यानी कि कुछ यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं
जैसे प्लाज्मोडियम और लेसमिनिया हो गया, उनमें डिफरेंट मैनर में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करता हूँ तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि भाई वो ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत सारे स्पीसीज में, है ना। रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से हो रहा है जहाँ पर न्यूक्लियस जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है ना, और उसके बाद काफ़ी सारे डॉटर सेल्स आपको मिलते हैं। लेशमीनिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, यानी कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में ही जो है डिवाइड होगा, एंड वो भी अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है कि लेसमिनिया में या अमीबा में, अमीबा और लेसमिनिया तो खैर सेम ही है, सेम टाइप ही हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, लेकिन इनके और प्लाज्मोडियम में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल। वाई? जब अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रा में जब मैंने रीजनरेशन बताया था, तो क्या मैंने वहां पर स्पेशलाइज सेल की बात की थी कि यार यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब सब में तो ये स्पेशलाइज सेल्स होंगे नहीं हर एक ऑर्गेनिज्म में, और जिनमें होंगे वो रीजनरेशन शो करेगा, जिनमें वो नहीं होंगे वो रीजनरेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है? क्यों रीजनरेशन सारे टाइप के एनिमल शो नहीं कर पाते हैं? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्यों क्रोमोसोम नंबर जो होता है पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग का सेम होता है, बिकॉज वहां पर आप देखोगे कि जब आपका रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उससे पहले वो क्रोमोसोम हाफ होते हैं, देन कंबाइन होते हैं, ताकि जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस इंडिविजुअल में रहे वो 46 ही रहे। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है ना। चलिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, आंसर्स आपको दिए हुए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि आपको लैंग्वेज का आइडिया लग सके कि किस तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हो। बाकी समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो पहले समझ भी लीजिए एंड देन रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस जो गिवन इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हिंदी में पता है उसको किस लैंग्वेज का यूज़ करके आप प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। उसकी भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन is important for the maintenance of body design feature. Suppose the statement with how many arguments? 2 argument. Okay, CBSE 2014 में पूछा गया था। देखिए डीएनए की कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के दौरान। पहला, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कि यार ये जो डीएनए कॉपी हो रहा है इसमें कंसिस्टेंसी ना हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जाएगी, कि भाई इसका है वैसा ये नहीं आ रहा, बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं आ रहा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। फिर धीरे 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 करके 2-3 जनरेशन के बाद जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके तो ट्रेड्स रहेंगे ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए कॉपी है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक लेआउट है, वो थ्रू आउट सेम रहे। क्या ये चीज़ क्लियर है? बेसिक बॉडी डिज़ाइन को सेम रखते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन। जो कंसिस्टेंट डीएनए कॉपी होता है वो अलाउ करता है ऑस्प्रिंग को ताकि वो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनहेरिट करे जो पेरेंट्स में है। इससे क्या इंश्योर होता है कि भैया स्पीसीज में स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पेसिफिक उनकी बॉडी डिज़ाइन होती है, ताकि वो विद टाइम पीरियड स्टेबल रहें। और इससे क्या होता है जो ड्रास्टिक चेंजेस होता है दैट को डिस्टर्ब, ठीक है। अब भैया अगर बहुत सारे चेंजेस आ गए, ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, तो उससे क्या होगा, सर्वाइवल ही तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ओके, आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। एंड व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, ये भी बताना है। पहला, नेम द पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। दैट आर आपके पेटल्स एंड सेपल्स हो गए। सेपल जो होता है वो फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है और पेटल्स जो है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, बट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। अब पार्ट बी क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में जाता है, एंथर से स्टिग्मा में जाता है, बट सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि उसी प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा होगा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट इस प्लांट के अगर इस प्लांट के एंथर से किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब अगर मैं बात करूंगा, ये पी प्लांट में होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और इसकी बात करेंगे तो ये मेज प्लांट में होता है क्रॉस पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन। क्या ये चीज़ क्लियर है? इफ़ इट इज़ क्लियर कैन वी मूव अहेड, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं पॉलिनेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में कि पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ फर्टिलाइजेशन को एनेबल करता है ना, और इसके कारण क्या बनता है? सीड्स और फ्रूट बनते हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोड्यूस करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में ही ये चीज़ देखी जा रही है कि यार कि यहाँ पे ना जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो और एडेप्टेबिलिटी को एनहांस कर रहे हो। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और उस फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड आपका निक्लोज होता है ना। चलिए अब आपको डिफरेंशिएट किसके किसके बीच में करना है? यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ बोथ। तो अगर मैं देखता हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि जिसमें एक ही पार्ट हो, या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आप बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करोगे तो उसमें दोनों पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के तो पपाया एंड वाटरमेलन दिख जाएंगे, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर के देखेंगे तो रोज एंड हिबिस्कस आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दिख जाएंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर है? चलिए अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या मेन डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिपेंड है और यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल द वन प्रोड्यूसिंग असेक्सुअली और ओके। चलिए यहाँ पे किसका सर्वाइवल चांस ज़्यादा होगा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जन्मेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा कहीं ना कहीं वेरिएशन ज़्यादा आएगा, और जहाँ वेरिएशन आता है सपोज कि वहाँ पर जो वेरिएशन आता है वहाँ पर कंडीशन को विथस्टैंड करने की प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आप देख रहे यार जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए ना ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, है ना, पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज अटेंड करोगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखो एकदम से एग्जाम में आ जाता है, यू गॉट पैनिक, ठीक है, आप डर जाते हो, इसलिए वो ना डरो, इसलिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग, नेम द सेल यूज फॉर रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस। एक चीज़ अपने डायग्राम की अगर मैं बात करूँगा, हाइड्रा का हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उस डायग्राम को देख सकते हो कि आपने एक हाइड्रा बनाया है ना। हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये तो इसमें लेशमेनिया में दिखा रखा था, है ना। हम लोग किसकी बात करते हैं? इसकी। यहाँ पे ये बर्ड डेवलप है, वापस से आप एक और बना सकते हैं इसको यूं करके, है ना। देन इसमें आप यहाँ पे टेंटिकल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और ग्रो कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें टेंटिकल्स डेवलप्ड होने लग जाएंगे एंड देन इट सेपरेट्स आउट। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बडिंग हाइड्रा में हो रही होती है। नाउ बैक टू वेयर वी वर एट 68, रिटर्न, ओके या। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि बडिंग किस में हो रही थी, किस की बात कर रहे थे बडिंग की, हम लोग हाइड्रा में बात कर रहे थे, ठीक है। दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था। यहाँ पे कौन सा सेल यूज हो रहा था? दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि पेरेंट हाइड्रा डिवाइड होता है एंड क्या बनाता है? बर्ड बनाता है। और ये प्रोसेस हाइड्रा को अलाउ करता है कि विदाउट द नीड ऑफ गैमेट दे रिप्रोड्यूस। इनफैक्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ये चीज़ प्रोवाइड करता है। चलिए ये चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चन में, ओके यही पूछी गई थी, है ना। ओके और बडिंग का ये भी प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना था। प्रोसेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बडिंग में होता क्या है। एक असेक्सुअल प्रोसेस है जहाँ पर हाइड्रा में एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होता है, एक बर्ड डेवलप होता है, और धीरे धीरे इस पेरेंट बॉडी में ये जो बर्ड है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है। वंस इट इज कम्प्लीटली डेवलप इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ये आइडेंटिकली सिमिलर है अपनी पेरेंट बॉडी से, और ये नया आपका किस तरह एक्ट करेगा? एक ऑफस्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। List 4 points of significance of reproductive health in a society. Name any two areas related to reproductive health which have improved over the
पास्ट 50 ईयर्स इन आवर कंट्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हो, चाहे वो डिसीजेस से हो, रिप्रोडक्टिव जो भी डिसीजेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस उनसे हो, चाहे फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हो, इससे आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, है ना। चलिए, तो 4 पॉइंट्स की हमें बात करनी थी, जिसमें पहला पॉइंट क्या था कि एंश्योर द बर्थ ऑफ अ हेल्दी ऑफस्प्रिंग। ये क्या इंश्योर करता है कि भैया जो आपका बच्चा हो वो हेल्दी हो, और जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है उसको रिड्यूस करता है। कि इफ़ यू नो अबाउट दैट, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप जानते हो, तो जो मोर्टेलिटी रेट होता है ना, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी रिड्यूस होता है। और क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग, है ना, ताकि पॉपुलेशन, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखोगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, दिक्कत ये है कि जहां पर एक ही अपॉर्चुनिटी है वहां पे 10 लोग हैं, थोड़े टाइम बाद 20 होंगे, थोड़े टाइम बाद 30 होंगे। सो दैट कंपटीशन इंक्रीजेस, नॉट जस्ट कंपटीशन इंक्रीजेस। मार्केट में भी यही होगा, है ना। प्राइजेस क्या होगी कि चीज एक होगी, लेने वाले काफी होंगे, तो डिमांड ज्यादा होगी। इफ डिमांड इज हाई, प्राइस विल ऑटोमेटिकली गो अप, है ना। इट इज द प्राइस इज लाइक अ पपेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। चलिए वापस यहाँ आते हैं। पॉइंट थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एसटीडीज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को स्प्रेड होने से बचाने में हेल्प करते हैं। और क्या इंकरेज करते हैं, जेंडर इक्वलिटी। और एक स्टिग्मा जो है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज के अराउंड जो स्टिग्मा है, आज भी अगर आप फैमिलीज में ओपन होकर नहीं बोल सकते कि यार गर्ल्स ना पीरियड्स पे है ना, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो ये सारे जो टैबूज हैं वो कहीं ना कहीं जो होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और जेंडर इक्वलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। जेंडर इक्वलिटी अगर हम बोलते हैं तो उसका ये मतलब नहीं लड़का लड़की बराबर है। आज भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं और जहाँ मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यार पीरियड्स में आप मंदिर नहीं जा सकते, दैट इज़ एब्सोल्युटली, मैं उस चीज़ को ना समझ पाता हूँ ना मैं उसे फॉलो करने की सलाह देता हूँ। बिकॉज देखिए समहाउ एक चीज़ है कि दैट इज़ अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना, एंड उसमें वो प्रोसेस उन्हीं ने बनाई है। तो हाउ कैन यू से कि वो उनके पास नहीं जा सकते, भाई उन्होंने ही वो चीज़ बनाई है ना। तो उस चीज़ को मैं गलत नहीं समझता। एंड अनटिल एंड अनलेस कोई एक बहुत लॉजिकल मेरे पास कोई रीज़न आता है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, फिलहाल तक नहीं, है ना। जो भी लोग कहते हैं आजकल, काफ़ी सारे रिस्पेक्टेड पीपल्स हैं, टीवी में आते हैं, अपने आप को काफ़ी सज्जन बताते हैं एंड वो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, बट आई डोंट कंसिडर दैट एज राइट। एंड मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट सम डे, एंड आई एम स्टार्टिंग, कि यहाँ से जो मैं हूँगा तो मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। सेम चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपने आगे आने वाली जनरेशन में इस थॉट को पास ऑन ना करो। तो धीरे धीरे जैसे ही आप वहाँ एक बैरियर लगाते हैं, है ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बंद होती है। आप सोचते हो कि यार मैं तो बंद कर रहा हूँ, क्या होगा, आप करो तो सही, है ना, एक बार स्टार्ट करिए तो सही, देखिए क्या होता है ज़माने में, है ना। चलिए, यहाँ पे हमने चार क्या बात कर ली थी, है ना, हमने चार सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर ली थी। ठीक है, नेम एनी टू एरियाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। तो यार क्या इम्प्रूव्ड हुआ है, यार एक चीज़ तो मैं देखता हूँ ना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं 50 साल पहले देखता हूँ तो उस टाइम पे जो कंट्रासेप्टिव हेल्थ को लेकर इतनी सारी नॉलेजेस थी नहीं, है ना, दे आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो एक तो इसका यूज़ मैं काफ़ी देख रहा हूँ। एंड दूसरा मैं देखता हूँ यार रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और आप क्या देख रहे हो कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल रहा है। अगर आप अपने सराउंडिंग में भी इस चीज़ को देखते हो कि पहले यार लोगों के ना कपल्स के 5-6 बच्चे होते थे, बट नाउ यू ऑफन सी, बहुत रेयरली सी करता हो, नॉट ऑफन सी, यू वेरी रेयरली सी कि किसी कपल के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आप देख रहे होंगे 4 या 5 होंगे। आई हैवंट सीन कि आज भी कपल्स के 4-5 बच्चे होते हैं। मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि यार अब सिंगल या दुगने हो सकते हैं, या आपको अगर मान लीजिए कुछ कुछ में ऐसा होता है कि आपको ट्विंस हो गए हैं तो 2 बच्चे हैं आपके पास, और लोग ऐसे भी 2 कर लेते हैं। आज भी एक चीज़ जो मैं देखता हूँ सोसाइटी में लैक कर रही है बिहाइंड, वो थॉट प्रोसेस की यार वी वांट बॉय, है ना। एंड कुछ एरियाज ऐसे होते हैं स्पेसिफिकली, हर एरियाज में वैसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं स्पेसिफिकली जहाँ आज भी लड़कों को पाने के लिए मतलब काफ़ी सारी लड़कियाँ कर लेते हैं लोग, है ना। फिर जाके चौथे 5वें नंबर में वो लड़का आ रहा होता है। एंड आई डोंट थिंक कि क्या सोच रहे होते हैं, बिकॉज आई इन माई ओपिनियन
कि जो एक लड़का कर सकता है सेम इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी आप लड़की को दीजिए, उससे ज़्यादा कर देंगे, है ना। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लड़कियों में मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लड़कों से, पेन बियरिंग कैपेसिटी लड़कियों में ज़्यादा होती है ना। लड़के आप देखोगे कि अपनी लेवल पे सही कर रहे होते हैं, बट लड़कियों के साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, डेस्पाइट दैट फैक्टर्स, दैट इनिबिटिंग फैक्टर्स, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ थी। चलिए अब इससे हट के अब यहाँ आते हैं, कुछ नॉर्मल मुद्दे पे कभी कभी बात हो जाती है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव सर्टेन थिंग इन सोसाइटी, ये डिस्कशंस होनी जरूरी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लिस्ट टू रोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकेंड, ओविडक्ट। थर्ड, टेस्टिस। सीबीएसई 2024 में ये चीज़ पूछी गई थी, क्या रोल है सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल्स की अगर मैं रोल की बात करता हूँ तो ये एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो कि फ्रुक्टोज में रिच होता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये ऐसे सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जो स्पर्म को मूव करने में हेल्प करते हैं, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो ये एक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है वेजाइना में, फीमेल में जो वेजाइना होता है उसमें जो एसिडिक नेचर होता है उसको ये क्या करेंगे, एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और स्पर्म सर्वाइवल में हेल्प करता है ना। स्पर्म मोबिलिटी में हेल्प करेगा एंड कंट्रीब्यूट करता है सीमेन के वॉल्यूम में। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो सेमिनल वेसिकल के रोल का समझ में आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के रोल का समझ में आ गया। ओविडक्ट का रोल समझ लेते हैं। ओविडक्ट का रोल क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ ओवन, ओवम की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक, ओवरी से यूट्रस तक, उसमें ये फैसिलिटेट करता है। और एज अ साइट ये एक्ट करता है, किसकी साइट, फर्टिलाइजेशन की साइट, जहाँ पर स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है ओवा में, एग में। क्या ये चीज़ क्लियर है। टेस्टिस का क्या रोल होता है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक हार्मोन, सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। चलिए अगर ये चीज़ क्लियर हो रही है तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेस्टिस से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ओके, मेंशन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ओके, अब एक चीज समझिए कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, दैट इज वाई वो स्क्रॉटम में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, है ना। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए, तो इसका रीज़न तो मुझे समझ में आ गया कि वो टेस्टिस के मतलब सॉरी, ये जो टेस्टिस होती हैं बॉडी के बाहर क्यों होती है। इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, हार्मोन रिलीज करता है, डेट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आपका भारी आवाज़ हो गई, फेशियल हेयर हो गई, मसल ग्रोथ हो गए, ऑल इज रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, टेस्टोस्टेरोन। एक्सोक्राइन फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये स्पर्म सेल को रिलीज करते हैं, ठीक है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो कि रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, कौन, ये स्पर्म सेल। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फॉलोइंग फंक्शन टेक प्लेस। पहला, एग का मैच्यूरेशन, दूसरा एग एंड स्पर्म का फ्यूजन, तीसरा इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। और क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज हो गया और क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। सबसे पहले मैच्यूरेशन ऑफ एग कहाँ हो रहा है, मैच्यूरेशन ऑफ एग होता है ओवरी में, है ना। एग और स्पर्म का फ्यूजन कहाँ होता है, ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है जाइगोट का, वो यूट्रस में। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो भैया अगर फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और वो वहाँ से फिर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने के बाद वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर एग मान लीजिए फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वो जो सारा वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है मैंचुरेशन की हेल्प से, है ना, अलॉन्ग विद जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, जो थिक हुई थी वो भी सब, वो लाइनिंग जो होती है ब्लड कैपिलरीज में रिच होती है, इसलिए ब्लड के फॉर्म में वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। क्लियर है। एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। क्लियर है। चलिए
नेम 3 टेक्निक्स और डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, ह्यूमन फीमेल्स क्या ऐसा यूज कर सकती हैं ताकि सेक्स होने के बावजूद, इंटरकोर्स होने के बावजूद वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, है ना। और साइड इफेक्ट बताने हैं जो इन डिवाइसेस से या उन टेक्निक से हो सकते हैं। और क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ इन अ ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये जो वाला जो पार्ट है, ये जस्ट अभी अभी हमने पीछे देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, देन एम्ब्रियो बन जाएगा, बेबी डेवलप होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, है ना। ब्लड के फॉर्म में वो सारी यूट्रस की जो लाइनिंग है और वो जो एग अनफर्टिलाइज है वो सब रिमूव हो जाएगा, है ना। अभी इस वाले पार्ट में आते हैं 3 टेक्निक जो कि वुमेन्स यूज़ कर सकती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि कुछ हार्मोनल पिल्स आपने खा ली जिससे ये प्रिवेंट हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि नौशिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं ये फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर रहे होंगे। इसके बाद आती है आपकी आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इसमें आपका कॉपर टी आ गया जो कि यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि भैया आपको काफ़ी ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और इन्फेक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बैरियर मेथड की बात करो तो आप क्या यूज़ कर लो, कॉन्डम। कॉन्डम कौन यूज़ करेगा, मेल कॉन्डम वियर कर सकता है, फीमेल के भी आता है। मान लीजिए मेल ने कॉन्डम वियर कर लिया है तो उससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो एग तक पहुंचेगा ही नहीं और इसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है नहीं, बट कुछ एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकते हैं क्योंकि लेटेक्स जो होता है इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, है ना, क्या कंपोनेंट्स कितना मिलाया, तो कुछ यहाँ से आपको एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एग का अगर हो गया नहीं होगा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड नेम द मार्क एज ए, ओके, बी, ओके, सी इन द ओवरी, ओके, एंड यू हैव टू मेंशन द सिग्निफिकेंस एंड यू हैव टू राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो कि फ्लावर में होते हैं। पार्ट ए की अगर आप बात करोगे, दैट इज ये जा रहा है जो, दैट इज पॉलन ग्रेन। पार्ट बी आपका पॉलन ट्यूब हो जाएगा और पार्ट सी यानी कि यहाँ पे जो इंडिकेट किया जा रहा है दैट इज ओव्यूल, है ना। अब क्या होगा, ये बोला गया व्हाट हैपन व्हेन बी रीचेस। अब जब बी जो है वो रीच करता है, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक रीच करता है, यानी कि मेल गैमेट जो है पॉलन ट्यूब से रीच करता है तो वो फ्यूज हो जाता है ना। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो अदर फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया और स्टेमेंस हो गया, वो यूजुअली क्या होते हैं, गिर जाते हैं, है ना। चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकंड पॉलिनेशन मे अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो आप कह सकते हो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका आ गया पपाया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन हो, चाहे वो मेल हो सकता है स्टेमन या तो फीमेल हो सकता है, कार्पेल या पिस्टिल आप कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करें, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। इसका एग्जांपल आपके हिबिस्कस होगा और यहाँ पर आपका एग्जांपल क्या हो गया, आप यूनिसेक्सुअल में बात करोगे तो पापाया आपका वो एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे क्या पूछा गया है, हाँ, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि यार पॉलिनेशन तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन के बिना क्योंकि वो तो सिर्फ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। अब यहाँ से अगर मेल गैमेट पॉलिनेशन के थ्रू गया ही नहीं पॉलन ग्रेन, तो वहाँ से स्पर्म रिलीज होकर कैसे होगा प्रोसेस, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। बट फर्टिलाइजेशन तो होने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत है, बट पॉलिनेशन होने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जब पिछले वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे मैंने ऑलरेडी बताया था, है ना। चलिए ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ऑलरेडी वी हैव सीन राइजोपस का, है ना, वहाँ पे जो स्पोरेंजियम दिखाया था यानी कि गोल वाला पार्ट दिखाया था उसको थोड़ा सा कट कीजिए ऐसे करके एंड डॉट 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 करोगे एंड नीचे यू टेल दे दोगे यूँ करके ऐसे, तो भी आप कहीं ना कहीं बेसिक जो डायग्राम है वो सही बना पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाई डज द राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ब्रेड। देखिए ये डायग्राम हो जाता है, ये आपका स्पोरेंजियम जो कि स्पोर्स में टूटेगा। तो राइजोपस जो है असेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में और वो जो बर्स्ट होते हैं और उससे रिलीज करता है, तो ये स्पोर जो होते हैं ये नए राइजोपस में ग्रो हो जाते हैं।
ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशंस पे। लेबल डायग्राम, तो फिलहाल यहाँ पे आप डायग्राम है आपके पास, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या हो गया आपका, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, दैट इज योर स्पोरेंजियम, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया आपका, हाइफी या स्पोरेंजियोफोर। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन रह गया था कि राइजोपस जो होता है वो ड्राई ब्रेड पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता, क्योंकि यार मॉइस्चर तो चाहिए, राइजोपस को मॉइस्चर तो चाहिए ग्रोथ होने के लिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा स्पोर्स का, एंड फंगल ग्रोथ भी नहीं होगी। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर मॉइस्चर नहीं है तो गेम फिनिश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे और भी कुछ था क्या क्वेश्चन में? ठीक है, हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि बडिंग में होता क्या है। बार बार बडिंग को लेकर अगर आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ना कहीं भी आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि बडिंग क्या होता है, बडिंग आई गेस सभी को क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ एनिमल वेयर सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ओके, ऐसे एनिमल्स आपके रेप्टाइल्स हो गए, ऐसे एनिमल्स आपके फिश हो गए, ऐसे एनिमल्स आपके एम्फीबियंस हो गए। ये सारे किस पे आ गए, ये सारे आपके उन एनिमल्स में आ गए जो सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं मानते, है ना। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो हाउ पोटैटो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ओके, पोटैटो असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। मान लीजिए आपने कुछ पोटैटो को पीसेस में कट किया है और किसी एक में वो बर्ड्स जैसा आ गया है, ठीक है। इंश्योर ये करना है कि ईच हर एक आलू जो कि आप उगाने वाले हो उसमें क्या हो, उसमें आँख हो यानी कि बर्ड हो। अब प्लांट दीज पीसेज इन मॉइड स्पॉट with the eyes facing up and water regularly. After a few days, shoot emerges from the eyes, growing into new potato. These demonstrates asexual reproduction थ्रू देयर बर्ड्स। यानी कि एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि भैया बर्ड था, जैसे आलू में आपने देखा होगा कि हल्का हल्का सा ग्रो होता है, उसको कांटा लगाया वो ग्रो हो गया, आपको आलू का पेड़ मिल गया। दैट इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज, है ना। क्लियर है? चलिए 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 आगे बात करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच परसिस्ट इवन आफ्टर फ्रूट इज फॉर्म। ओके, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस pollen grain. Okay, change into seeds after fertilization. Okay, after pollination how does a male grow? Okay, how does a male germ cells reach? Okay, after pollination how does the male germ cell reach? Mention the significance of this event. अब एक चीज समझिए कि भैया अगर मैं पार्ट्स के नाम लेने लगूँ तो जो परसिस्ट करता है दैट इज सेपल्स, अट्रैक्ट करने वाले पेटल्स, और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाले एंथर्ची, ठीक है। और फिफ्थ क्या हो गया आपका, चेंज इनटू सीड एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर इस पार्ट को देख लेते हैं कि भाई पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन कैसे आगे ट्रैवल करता है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड हुआ, स्टिग्मा पे लैंड हुआ, और वो जर्मिनेट होके क्या बना रहा है, पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब ग्रो होती है, स्टाइल के थ्रू जाती है और ओव्यूल तक पहुँचती है। मेल जर्म सेल मिलता है फीमेल जर्म सेल से, फर्टिलाइज होता है, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसके कारण सीड्स भी बनते हैं। इंश्योर करते हैं कि रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल जो है वो सिर्फ प्लांट स्पीसीज के लिए ही ना हो। क्लियर है? चलिए अब आपको डिफरेंशिएट करना है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। रीजनरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म रीग्रो कर रहा होता है। रीग्रो यानी कि वापस से उग रही होती है वो चीजें जो एक्सीडेंटली लॉस्ट हो चुकी थी, है ना, या डैमेज हो चुकी थी। टिपिकली ये चीज़ वहाँ पर होती है इंजरी के बाद, है ना। प्लानेरिया में देखा, हाइड्रा में देखा। और अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म खुद अपने आप को 3 हिस्सों या 4 हिस्सों में काट रहा है। एंड ईच फ्रेगमेंट, हर एक जो फ्रेगमेंट है वो डेवलप होता है एक नई ऑर्गेनिज्म के विदाउट कोई इंजरी के, नॉट इंजरी, इट्स इंजरी। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो स्पाइरोएरा और स्टारफिश हो गए। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, plantation drives are often carried out especially during monsoon season for the protection of our environment. Such programs need a lot of saplings for tree, right? Plants are propagated by sexual or asexual means in field and nursery. Over the years, horticulturists have developed asexual method that use vegetative parts of the plant to multiply
to multiply. Many plants can reproduce by this method naturally as well as by animal means. Which specific part of the plant is used for asexual and sexual means of propagation to produce a new plant? तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक पार्ट क्या हो जाएगा? सेक्सुअल प्रोपोगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सीड्स, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो जो आपके वेजिटेटिव पार्ट्स आ गए, यानी कि स्टेम हो गया, लीज हो गया, है ना, और रूट हो गया। वहीं अगर मैं पार्ट बी पढ़ता हूँ तो पार्ट बी में हमसे क्या पूछा गया है? एक एग्जाम्पल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फ्लावर क्या हो गया? रोज हो गया, है ना। अगर मैं एक और फ्लावर की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? बनाना हो जाएगा। दो एडवांटेजेस बनाने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, कि क्यों होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक तो फास्टर रिप्रोडक्शन होता है ना। अगर आप ट्री से ग्रो कर रहे हो उससे बेटर है आप एडवांटेज उठा लो कि जल्दी कर लो, प्रोसेस को थोड़ा क्विक कर लो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और दूसरा क्या है? एंश्योर्स प्लांट रिटेन द सेम, कि प्लांट के पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज रहे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द cut piece of the two planaria could regenerate to form a complete organism? Part B. Give an example of another organism which follow the same mode of reproduction as planaria. Part C. What is the meaning of development in regeneration? यहाँ पे आप देखोगे ये वर्टिकली कट हो रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टली कट हो रहे हैं, ये वर्टिकली कट हो रहा है। अब दोनों में से किस में रीजनरेशन होगा? तो दोनों में ही आप देखेंगे कि सारे में, चाहे वो LMN हो या OP हो, है ना, वो रीजनरेशन वहाँ पर होगा ही, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, एक एबिलिटी ऐसी होती है कि मिसिंग पार्ट से आप रीजनरेट कर सकते हो। और अगर एग्जांपल देखोगे तो स्टारफिश है, उसमें भी रीजनरेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको मीनिंग समझना डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट जो होता है रीजनरेशन का, उसका ये मतलब है कि जो सेल्स होते हैं साइड्स पे, है ना, इंजरी, जहाँ पर इंजरी हुआ होता है वहाँ पर ग्रो होते हैं, वापस से डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, वहाँ पे नए टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, एंड इवेंचुअली जो कंप्लीट बॉडी है उसे रिस्टोर कर लिया जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। Pollination is an important process in sexual reproduction of plant. It is an essential process that facilitates fertilization in plants. Pollinating agents can be wind, water, insects, and birds. Several changes take place in the following after the fertilization is take place. Write the main difference between self and cross pollination. Self pollination, अगर pollen एक प्लांट के दूसरे प्लांट में जा रहा है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एंथर टू स्टिग्मा अगर जा रहा है, देन इट इज क्या हो जाएगा? देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? इन द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच, ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको पार्ट बताना है फ्लावर का जो इंसेक्ट को। अच्छा, ये तो पेटल्स हो जाएंगे, हमने डिस्कस किया हुआ ही था, है ना, पेटल्स। ओके, थर्ड, ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड? कहाँ लोकेट होते हैं? अच्छा, एंड स्टेट देयर फंक्शन बता दिया है, ऑलरेडी डिस्कस है। आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं कि कहाँ लोकेट होते हैं। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होते हैं वो रीज़न आप बताओगे, है ना। और स्क्रॉटम में रहते हैं, स्क्रॉटम क्या होता है वो भी आप बताएंगे। इन द ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग एवरी मंथ। स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये बार बार 3 से 4 बार यहीं पे रिपीट हो चुका है, तो आप सोच सकते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा। वॉट इज डन ड्यूरिंग सर्जिकल मैथड इन मेल एंड फीमेल? देखिए, जो मेल में होता है वो ट्यूबेक्टोमी होता है, और फीमेल में जो होता है दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या होता है वो देख लीजिए। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ताकि एग ना वो प्रिवेंट हो सके कि वो यूट्रस में आए और स्पर्म से मिले। वेसेक्टोमी में क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पर मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है वहाँ पे से वर्स्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वो ये ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म कैरी करता है। इससे जैसे आप कट करके सील कर देते हो, इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो सीमेन से मिक्स नहीं होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? इज दैट थिंग क्लियर? चलिए, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, What happens when bryophyllum leaves fall on the wet soil? ओके, प्लानेरिया, भाई सिंपल सी बात है, प्लानेरिया को कट करोगे तो क्या होगा? स्पोरेंजिया फ्राइजोपस ऑन मैचुरेशन लिबरेट स्पोर्स, तो क्या होगा?
Mention the modes of reproduction in each or above three cases and write the changes that occur in a flower once the fertilization has taken place. Okay. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रायोफाइलम लीव्स अगर वेट सॉइल पे होगा तो क्या आएगा। तो यार जब ब्रायोफाइलम लीव फॉल होता है वेट सॉइल पे तो वहाँ पर रूट्स डेवलप होती हैं जो लीव्स का एज होता है और फिर ये रूट जो है वो नए प्लांट में ग्रो होने लगती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया जहाँ पर आप लीव को कट करके प्रोड्यूस कर सकते हो। देन व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेनेरिया इज कट। भाई प्लेनेरिया कट होगा तो वो रीजनरेट हो जाएगा वापस से नए ऑर्गेनिज्म में, है ना। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। वहीं राइजोपस अगर स्पाइरोगायरस से जो व्हाट हैपन जस्ट स्पोरेंजिया जो होगा राइजोपस का वो मैच्योर हो जाता है। भाई अगर उसने स्पोर्स रिलीज कर दिए, है ना, स्पोर्स अगर रिलीज कर दिए तो स्पोरेंजिया जो है वो जर्मिनेट और भाई बहुत सारे राइजोपस डेवलप होंगे ना। स्पोर्स जो है अगर बस्ट होते हैं, ब्रेड मोल्ड में बैठते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन प्रिफर है तो और आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे ग्रो होंगे और इस तरीके से वो नए नए ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे। फ्लावर में क्या चेंज आता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, ओवरी जो होता है फ्रूट में डेवलप हो जाता है एंड ना वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है सीड के अराउंड, है ना। और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं, वितर हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इन सम फैमिलीज आइदर, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, फीमेल्स आर टॉर्चर फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। They do not seem to understand the scientific reason behind the birth of a boy or a girl. In fact, the mother is not responsible for the sex of a child, and it has been genetically proved that the sex of newborn is determined by what the child inherits from the father. State the basis in which sex of a newborn baby is determined in humans. B. Why is the pair of sex chromosome called a mismatch pair in males? सी, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट इज रीस्टोर इन द प्रोजेनी। ये तो ऑलरेडी बता दिया, हाफ हाफ हो जाते हैं, 46 होते हैं तो यहाँ से 23 ही कंट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ से 23 कंट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए टोटल 46 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। बी, वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच पेयर इन मेल्स। बिकॉज अगर आप फीमेल्स में देखोगे तो दोनों सेम है, परफेक्ट पेयर है एक्स एंड एक्स, बट अगर आप मेल्स के सेक्स क्रोमोसोम देखोगे एक एक्स है दूसरा वाई है, दैट इज इट इज मिसमैच। ए, स्टेट द बेसिस ऑन विच सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन। सिंपल सी बात है, अगर फीमेल तो एक्स कंट्रीब्यूट कर रही है, मेल भी एक्स कंट्रीब्यूट करेगा, इट इज बेबी गर्ल। फीमेल ने एक्स कंट्रीब्यूट किया, मेल ने वाई कंट्रीब्यूट किया, इट इज बेबी बॉय, है ना। तो अगर यहाँ तक की जर्नी आपको पसंद आ रही होगी, यहाँ तक आपने चीज़ें देख ली होगी, मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी चली है, आई नो। तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि यार जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है ब्रेक होता है, बट इफ आप यहाँ तक आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की, है ना, जो लाइट के ऊपर रहने वाली है, फिजिक्स का चैप्टर 1। तो चलिए मोटिवेशन लेवल को बनाए रखिए, एक बार ब्रेक लीजिए, वापस से पढ़ने बैठ जाइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।